नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करते हैं। ख़ास तौर पर जो कौमी मसाइल होते हैं, मिली मसाइल होते हैं, उस बारे में तबादला ख्याल होता है। यहाँ तक कि आलमी जो मसाइल होते हैं उन पर भी तबादला ख्याल होता है। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ रिवायती तौर पर शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। ये ऐसा लगता है कि आज हिंदुस्तान में फ़िक्र व तदब्बुर की कमी हो गई है, जिसके नतीजे में हुकूमत एक तरफ जा रही है और आवाम दूसरी तरफ जा रही है। यहाँ तक आलमी सतह पर भी हिंदुस्तान की छवि जानबूझकर ऐसा लगता है कि मुतासिर की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि आलमी जो तंजीमें हैं, आलमी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो भी हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती के बढ़ते रुझान को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद है। बहरहाल हम आपका खैर मकदम करते हैं स्टूडियो में। और पहला जो सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि एनआरसी, एनपीआर और सीएए को लेकर हिंदुस्तान में बेचैनी फैली हुई है और तरफ एहतजाज जारी है। लेकिन क्या आप महसूस नहीं करते कि खुद हमारे रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर केसीआर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं? बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर केसीआर यहाँ पे खामोश, इसी तरह खामोश बैठे हैं जिस तरह मुल्क में, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी खामोश बैठे हुए हैं। जी जी। अगरचे कि अमित शाह उस पर कंटिन्यूसली ये बोलते हैं कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मोदी अभी फिलहाल खामोश है। तो इसी तरह यहाँ रियासत में भी अगर आप देखेंगे तो रियासत में चीफ मिनिस्टर का रोल मशकूक रहा है जी। कि वो कोई ये बताते हैं कि 22 को जनवरी को जो इलेक्शन होने वाले हैं बल्दिया के, जी जी, उसको मद्देनजर रख के वो खामोश बैठे हैं। जी। अगर ये बात है तो बाद में धोखा देने की बात आ रही है। तो खामोश तो हैं केसीआर साहब, बल्कि आप देखिए खुद केसीआर को भी अगर आप देखेंगे तो केसीआर खामोश हैं। मिलियन मार्च की कामयाबी के बाद जी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक मार्च का रैली का एहतमाम किया था, उसमें भी लोग आए, खुद उन्होंने अपने मुंह से बोले कि 1.5 लाख लोग उसमें शरीक हुए हैं। जी जी। लेकिन वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो केसीआर की जैसे खामोशी थी, जी जी। उसके साथ साथ शायद उसी में केसीआर कुछ तो बोलो का एक स्लोगन बैनर भी लगा था। जी जी। लेकिन वही मीटिंग अगर आप देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी भी सिर्फ 6 मिनट कुछ बात करें, जी जी। और वो भी सिर्फ शुक्रिया अदा करें, जी जी, यानी लोगों की जमा होने का। लोगों के जमा होने का। जी। और एनपीआर, एनआरसी इस ताल्लुक से ज़्यादा कुछ बात नहीं करे, सिर्फ ये बोले कि 25 तारीख को मुशारा होगा, उसके बाद हम 26 को झंडा चढ़ाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि आदिलाबाद में अगर आप देखेंगे तो आदिलाबाद में भैंसा में जो हसास इलाका है भैंसा, और मजलिस वहाँ पे हर वक्त जीतते भी आई है, वहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं और सिर्फ 18 मिनट में अपनी तकरीर ख़त्म। ना उसमें एनआरसी की बात आई, ना एनपीआर की बात आई, ना केसीआर की खामोशी की बात आई, कुछ नहीं। ना हद तो यह है कि फसाद जो हुआ अभी, जो बलवाइयों ने जो वहाँ पे हंगामा मचाया था मुसलमानों के खिलाफ, उस पर भी कुछ नहीं बोले, खामोशी बैठे थे। जी जी जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है, जैसा कि भैंसा का आपने जिक्र किया है, वहाँ पर मुसलमानों के घर जलाए गए, अक़लियतों को धमकियाँ दी गई है, उन्हें नुकसान पहुँचाया गया है और कई अक़लियती नौजवान ज़ख्मी भी हुए हैं, और उल्टा पुलिस ने कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो माजूर भी हैं और जो चलने फिरने के काबिल भी नहीं है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। तो आखिर क्या है? नहीं, तेलंगाना की पुलिस भी मशकूक अंदाज में काम कर रही है। जी जी। तो ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना की पुलिस है या मोदी के इशारों पे जैसे दिल्ली पुलिस काम करती है, जी जी, उस तरह। आप देखिए कि कन्हैया कुमार का प्रोग्राम था। जी हाँ जी, बिल्कुल। कोई ऐसा खौफ खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जी जी। आप कन्हैया कुमार प्रोग्राम को आप, अच्छा, कमिश्नर साहब ये बोलते हैं कि हम इजाज़त दे देंगे, कोई बात नहीं है, आप डीसीपी से बात करें। डीसीपी साहब ये बोलते हैं कि एसीपी से बात करें। एसीपी बोलते हैं दरख्वास्त किसको दिए। तो किस तरह फुटबॉल की तरह एक दरख्वास्त को घुमाया फिराया जा रहा है। जी जी जी। फिर वहाँ की लोकल पुलिस जाके शादी खाने वालों को बोलती है कि अगर आप कुछ भी होगा तो आप जिम्मेदार रहेंगे। हुआ ये कि वो आदमी डर गया शादी। जी जी जी। एक बात ये पैदा होती है, कन्हैया कुमार की आपने बात की है। कन्हैया कुमार से अगर देखा जाए तो मोदी भी डरते हैं, अमित शाह भी डरते हैं, बीजेपी और आरएसएस के अहम कायदीन भी डरते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता, क्या ऐसा नहीं लगता कि खुद तेलंगाना की हुकूमत भी कन्हैया से डरने लगी है और खुद कमिश्नर पुलिस भी पर भी कन्हैया का खौफ छाया हुआ है? देखिए, कमिश्नर कौन डरे हुए है तेलंगाना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। केसीआर डरे हुए हैं, पुलिस डरी हुई है, या असदुद्दीन ओवैसी डरे हुए हैं? जी जी जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जिस तरह कन्हैया कुमार की
शोहरत, कन्हैया कुमार को जो शोहरत मिलती जा जी रही हाँ। है, ख़ास तौर पे मुसलमानों में, जी। इसलिए कि बगैर किसी हिचकिचाहट के बात करने वाला एक लीडर के तौर पे उभरा है। जी हाँ। और ऐसी बात है कि जो आपके दिल को छू लेने वाली बात होती है। जी, जी, बिल्कुल। तो कौन कौन डरे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जी, जी। आप देखिए कि तेलंगाना, जिस तरह तेलंगाना रियासत खामोश बैठी हुई है, केरला हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो जाती है। जी, जी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के NPR NRC CAA के मामले में वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो जाती हैं, और आप यहाँ पे खामोश बैठे हुए हैं, जो जिसकी पार्टी के सदर आप बैरिस्टर हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी खामोश बैठे हुए हैं, उन्होंने केसीआर को मशवरा दिया है कि आप भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हों। जी, जी। तो ये हैदराबाद में जिस तरह कहते हैं कि मैं मारे वैसा करता हूँ, तुम रोए वैसा करो। अच्छा। तो ये मशवरा तो दिए हैं, लेकिन मशवरे पे अमल देखिए, दिसंबर में मिले थे जाके, जी। 2 दिन में हम हमारा मौक़िफ़ का इजहार करेंगे बोले केसीआर। जी हाँ। अगरचे कि हलीफ जमात हैं, 2 दिन क्या 1 महीना होने को आ रहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 30 जनवरी को या 30 जनवरी से पहले हम जनवरी में ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल अगेंस्ट जितने लोग मुखालिफ हैं NRC NPR CAA के, उनका एक इजलास बुलाएंगे, परेड ग्राउंड पे बुलाएंगे, सोनिया गांधी को बुलाएंगे, सब बोले, लेकिन कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं हो रही। जी, तो ये जो खैर वैसे खामोश बैठने वालों की लिस्ट बहुत बड़ी है। जी, जी। अगरचे कि दीपिका पादुकोण वहाँ पे शाहीन बाग को चले जाती है, जी, जी। या जामिया मिलिया को चले जाते जी हैं, हाँ, ऐसे अहम शख्सियतें जा रहे जी, हैं। जी। लेकिन उसी तरह अगर आप देखेंगे तो अनुराग कश्यप अगर कुछ बोलते हैं या दीपिका पादुकोण कुछ बोलते हैं, तो साथ में अमिताभ बच्चन खामोश है, जी, जी। जो इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। जी, दिलीप जी, कुमार हाँ। के बाद अगर किसका नाम है तो अमिताभ बच्चन का है। सही कहा आपने। तो वो खामोश वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप ऐसे, और दीपिका पादुकोण का जाना ऐसे टाइम पे जाना जबकि उनकी मूवी आ रही थी, जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। जी, जी। 40 करोड़ से बनाई गई इस फिल्म पे जी, जी। पहले ही हफ्ते में 30 करोड़ रुपए वसूल हो गए। जी हाँ। तो इन सब को चीज को रखते हुए भी वो दीपिका पादुकोण वहाँ पे चले जाती हैं। जी, जी, जी। तो काफी लोग तो खामोश हैं, तो उससे एक अंदाजा हो रहा है कि किस सिमत में जाना, या तो वो परेशान है। आप देखिए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कई एक्टर जाके मिले थे, उसके बाद से कोई किसी की आवाज़ नहीं आ रही, ना शाहरुख खान की आ रही, ना आमिर खान की आ रही, कोई नहीं, कोई खामोश, सभी फिल्म इंडस्ट्री के लोग खामोश बैठे हैं। लेकिन ये तो बात ही रही, फिल्म इंडस्ट्री की बात रही, लेकिन चंद्रशेखर की आवाज़ तो ज़रूर आ रही है। आपने देखा है दिल्ली में। जी, चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद देखिए, आप भीम आर्मी के। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। चंद्रशेखर आज़ाद का मामला ये है कि आज फिर भी जुमे के दिन वो मस्जिद को चले गए, जामे मस्जिद को चले गए। जी, जी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं जी, दलित और SC ST के कॉज के, जी। वो लोग भी ये चीज़ मान चुके हैं कि ये NRC हो या NPR हो या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ साथ दलितों को भी मुतासिर करेगा। जी, जी। हिंदुस्तान की अगर आप जनरल उसमें देखेंगे तो 39 करोड़, कम 40 करोड़ पकड़ के चलिए आप, जी, जी। 40 करोड़ आवाम ऐसी है जिसके पास कोई कागज़ नहीं है, और ये लोग 40 रुपए से कम कमाने वाले हैं रोज़ाना, योमिया जो उजरत उनकी है 40 रुपए से कम है, तो उनके पास कागज़ नहीं है। तो ये फिर आके बात आने वाली है दलितों पे भी आ जाएगा जब जी, जी। मसला। तो देखिए, उसमें ये होगा कि मुसलमान को तो शरीयत आप नहीं देने की बात करें, जी, जी। दलित को शरीयत मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेंगी, कितने टाइम के बाद मिलेगी, इसका कोई ना तयन किया गया है, ना अंदाजा है किसी को। जी। जब तक के लिए ना वो वोट डाल सकता, ना वो इलेक्शन में खड़े रह सकता, ना किसी भी सरकारी स्कीम से फ़ायदा उठा सकता। जी, जी। तो ये मसला दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर किसी को इम्पैक्ट करेगा तो वो दलितों को करेगा। इसलिए कि दलित की मौजूदगी भी अगर आप देखेंगे तो सरकारी ऑफिसेज में या अहम ओहदों पे भी अगर आप देखेंगे तो दलित की मौजूदगी से कई आला तबके को तकलीफ है। जी हाँ, सही कहा। बल्कि RSS को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जी, जी। तो उनको भी कुचलने की एक कोशिश हो रही है, और मैं समझता हूँ कि ये NRC NPR जो भी करेंगे, देखिए NRC और NPR, अभी महमूद अली साहब भी एक बयान दिए हैं, वजीर दाखिला की एक जिम्मेदार ओहदे पर रह के वो दिए हैं कि NRC तेलंगाना में नहीं होगा। NRC तेलंगाना में क्या, कहीं पर भी अब NRC होने वाला नहीं है। आसाम में चूंकि बात निकल गई थी जी, जी, जी। NRC की, वो हो गया।
अब एनआरसी की का नाम बदल दीजिए आप, एनपीआर होने वाला है। सही कहा। अगर महमूद अली साहब ये बोलते कि एनपीआर नहीं होगा तो हम मान सकते थे वो बात को। जी जी अब ये है कि जो एनपीआर था यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, उसमें 15 सवालात थे। जी जी उसमें तब्दीली ला के तकरीबन 22 या 23 सवालात का अब एक क्वेश्चनर बनाया गया है। जी जी 23 सवालात के जवाबात अगर आप देते हैं तो मैं समझता हूँ कि एनआरसी की जरूरत नहीं, यही एनपीआर एनआरसी ही रहेगा। जी जी तो सिर्फ नाम बदल रहा है, एनआरसी 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 नहीं, अब एनपीआर भी नहीं होना, एनआरसी भी नहीं होना। जी 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 जब उसके तेलंगाना में यहाँ पे ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है एनपीआर के ताल्लुक से। जी कई डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो जगतियाल में हुआ है और निज़ामाबाद की एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सेंसस वाले काम तो शुरू कर दिए हैं। ये कहा जाता है कि मोदी हुकूमत ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, हमेशा झूठ बोलते हैं और बहुत ही मक्कारी से काम लेते हैं। मिसाल के तौर पर एनपीआर का मसला हो या एनआरसी का मसला हो या सीएए का मसला हो, बहुत ही जल्दी में इकदाम किए गए हैं, हंगामी हालात में इकदाम किए गए हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आई है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस की, उसमें कुछ अजीब बातें की गई है। जब ये अलग कहते हैं वहाँ अलग कहा जा रहा है। देखिए मोदी और अमित शाह की अगर हम बात करेंगे जी जी तो ये दोनों लोग अटेंशन डाइवर्जन गैंग के एक मेंबर हैं। जी 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 आप देखिए जब एनआरसी का मसला आया तो उसमें जो बिल्स पास हुए, 11 बिल्स पास हुए थे, उसमें एक बिल क्रिश्चियन रिजर्व्ड जो अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है या असेंबली में भी जो यानी नॉमिनेट करते मेंबर नॉमिनेट होता था, जी, जी। उसको खत्म कर दिया गया है। हो रहा तो ये था कि एससी एसटी रिजर्वेशन भी खत्म होने वाले थे, जी 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 लेकिन ये बैकलैश को देख के जी जी उसे 10 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। जी जी लेकिन एक्सटेंशन दिया गया है, लेकिन कभी भी खत्म हो सकता। जी जी तो ये हो सकता कि दलितों से ये बोलने लगाएंगे कि मैं हिंदू हूँ, ये बोलो। जी जी बिकॉज एससी एसटी अभी हिंदू की बात नहीं करते, वो बोलते कि हमारा मजहब अलग, हमारा धर्म अलग जी जी की बात आती। तो उनसे जब हिंदू बताने की लिखा लेंगे फॉर्म में, तो मैं समझता हूँ कि ऑटोमेटिक रिजर्वेशन उनका खत्म हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान ने जिस अंदाज में कहा है कि ये जो एनपीआर है, एनआरसी है और सीएए है, वो दरअसल दलितों के जो रिजर्वेशंस है उन्हें ख़त्म करने की एक साजिश भी हो सकती है। तो देखते हैं कि ये साजिश कैसे हो सकती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे दलित रिजर्वेशंस की। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो हुकूमत इक़दाम कर रही है, एक तरफ तो मुसलमानों को निशाना बना रही है, दूसरे तरफ वो दलितों को जो हासिल रिजर्वेशंस है उन्हें ख़त्म करना भी चाहती है। ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। जी जी देखिए डायरेक्ट ख़त्म नहीं कर सकते, किसी में हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट ख़त्म करें जी रिजर्वेशन को। जी जी तो कहीं ना कहीं किसी का सहारा लेके इसको ख़त्म करने की एक साजिश है। जी और मैं समझता हूँ कि जो पढ़ा लिखा दलित है, देखिए हिंदू भाइयों में भी अगर आप जाएंगे जी जी या नॉन मुस्लिम भाइयों में अगर आप जाएंगे तो ग्रेजुएशन तक जो पढ़ा हुआ है या जी जी। ग्रेजुएशन के नीचे तक जो पढ़ा हुआ है, वो आदमी फ़िरका परस्ती के जहर को पीते चले जा रहा है। जी जी लेकिन जो ओहदे पे फायज हो गया या जो पढ़ लिख के आगे बढ़ गया दलित, ख़ास तौर पे एससी और एसटी, वो ये चीज़ों को, ये साजिशों को समझ सक रहा, जी जी इसीलिए वो सड़क पे निकलते जी, आ जी। गया। चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद रहो या फिर कोई और दूसरा एसटी तबके का भी अगर कोई आदमी है तो बड़ा लीडर, ये लोग ये समझ के आगे बढ़ रहे हैं कि ये बड़ी साजिश है जो आप फिल वक्त मुसलमानों के नाम पे डाल के, देखिए मुसलमान को बता रहे हैं, मुसलमान को दिखाना एक इनका एक बहाना है। जी जी अच्छा मुसलमान एक बहाना है, जी जी असल निशाना दलित है। जी 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 तो दलित निशाना है,
तो दलित पे निशाना रख के मुसलमान पे तीर चला रहे। और जब तक अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जिस तरह चल रहा फिल वक्त ये है कि आप अपने इत्तेहाद को कायम रखने के वास्ते या 30% वोट को कायम रखने के लिए असल पंचिंग बैग मुसलमानों को बनाया जा रहा है। जी जी जी। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ब्लैक अमेरिकन की जो अहमियत है आज भी, जी जी मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की अहमियत हिंदुस्तान में उससे कम नहीं है। जी जी तो हिंदुस्तान मुसलमान भी बहुत अहम किरदार निभा सकते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पे ही चल रहा था कि हर मुसलमान बैंक से 1000 रुपये निकाल लो। जी जी। अगर 20 करोड़ मुसलमान हजार रुपये भी निकालते हैं तो मैं समझता हूँ कि 20,000 करोड़ अगर बैंक से खाली हो जाते हैं तो पूरी माशी तौर पे हिंदुस्तान को इकोनॉमी को कोलैप्स कर दे सकते हैं। जी जी जी। आप देखें सड़कों पे मिलियन मार्च के टाइम पे सड़कों पे निकल गए थे तो कितनी परेशानी हुई थी। जी जी। तो अगर इस तरह हम सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम भी आरएसएस की तरह सोच के ये गवर्नमेंट को परेशान करना चाहिए। जी जी। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि जो पढ़े लिखे हिंदू हैं वो तो एनआरसी और सीए की मुखालिफत कर रहे हैं, जैसे कि आप सौरभ भास्कर का ले लीजिए, या फिर आप दूसरे आईएएस जो ऑफिसर्स हैं जो जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, हर्ष मंदर है, कनका गोपीनाथन है, और कई ऐसे लोग हैं, शख्सियतें हैं जो खिलाफ बोल रहे हैं हुकूमत के। यहाँ तक कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो आईटी के जो बड़ी ताकतें हैं वो भी कह रहे हैं कि ये गलत है। उसके बावजूद मोदी हो या अमित शाह हो ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि 30% उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि और 2 साल माशी तंगी चलने वाली है। जी। तो उस माशी तंगी पे नज़र नहीं जाने के लिए ये मसले को लेके चलते जा रहे हैं। जी। 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। उम्मीद ये है कि 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में किस सिम्प में मुकदमा जाता है ये देखना है। उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ये जो जिस तरह मोदी की खामोशी है और अमित शाह का बार बार ये कहना कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, मैं दीवार की तरह चट्टान की तरह ठहरा हुआ हूँ सीए के ताल्लुक से, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ कुछ नहीं है और सिर्फ कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को एक डराने की एक कोशिश हो रही है। जी जी। कि कल आप डिटेंशन सेंटर में जाएंगे तो हम आपकी जायदाद खींच लेंगे, ये सब बातें हैं। मगर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में देखिए, जर्मनी में हिटलर ने जिस तरह जेनोसाइड किया था, जी हाँ, कत्लेआम किया था, कत्लेआम करके पूरे यहूदियों को 60 लाख यहूदियों को वो कर दिया था। लेकिन वो ज़माना, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। जी हाँ, बिल्कुल। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, ह्यूमन राइट्स का ज़माना है, सिविल राइट्स का ज़माना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल वॉच कर रही है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वाले देख रहे हैं। तो मैंने समझता कि ये सब चीज़ हो सकती है। और ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क में, ऐसे हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर 50 किलोमीटर पे आपको तहजीब चेंज हो जाती, खाना चेंज हो जाता, लिबास चेंज हो जाता। आप लिबास देख के पहचान सकते हैं, आप भाइयों बहनों बोल के अगर आप चलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब सिर्फ आप जज्बात में ला के करें। लेकिन ये 2 साल में जब पेट पे लात पड़ेंगी, जी जी, जब लोगों को रियलाइजेशन आएगा, यकीनन आला ओहदों पर फायज या आला तालीम याफ्ता लोग आज सड़कों पे निकल गए हैं, इसलिए कि वो नेक्स्ट 5 साल या 10 साल में क्या हो सकता है उसका एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। जी जी। लेकिन जो लोग अभी फिल वक्त मजहब के नाम पे मोदी की अंधी तखलीद कर रहे हैं, देखिए भक्त को तो आप चेंज नहीं कर सकते। जी जी। आप मान के चल रहिए कि आला तबकों में अगर आप जाएंगे तो ब्राह्मण के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि उन्होंने बीजेपी का सिंपथाइजर होता है। अगर आप अग्रवाल, जायसवाल, गुप्ता ऐसे लोगों में जाएंगे तो ये लोग भी बीजेपी के बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स होते हैं। तो ये इन सब लोग को अगर आप देखेंगे तो ये लोग अभी फिलवक्त अगरचे के इंडस्ट्री उनकी है, बड़े बड़े तिजारती घराने उनके हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनका है, सबसे ज़्यादा परेशानी उनको ही होने वाली है। लेकिन मालिक सुकून में है, नौकर परेशान है। जी जी, ये बात तो अभी नौकर के ऊपर जब बात आएंगी, नौकर की नौकरी पे आ जाएंगी बात या तनख्वाह पे आ जाएंगी बात, उसके बाद जब रिवोल्ट होगा। इसलिए कि गुज़िश्ता हफ्ते डॉक्टर वेणुगोपाल एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, 82 ईयर्स के हैं, उन्होंने एक यही एनआरसी एनपीआर सीएए के ताल्लुक से तकरीर में बोले कि आज बीजेपी से बात करना हर एक को ज़रूरी है, इसलिए कि फिल वक्त हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो सिविल वॉर की तरह के हालात हैं हिंदुस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि एक
जिम्मेदार शख्स 82 साल आदमी फर्द ये बोलता है, आईएएस रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, वो ये भी कहते हैं कि मैं 3 वजीर आजम और 4 चीफ मिनिस्टर के अंडर में काम कर चुका हूँ। जी जी तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अब फिल वक्त हिंदुस्तान जो हालात में है वो सिविल वॉर की कैफियत है, जी जी मतलब खाना जंगी की कैफियत जी जी में हिंदुस्तान है। तो मैं समझता हूँ कि ये नविश्ते दीवार पढ़ लेना चाहिए कि किस तरह हम हालात से गुजर रहे हैं। एक तरफ हिंदुस्तान में बेचैनी पाई जाती है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुनिया की जो बावखार यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं और तमाम तकरीबन यूरोपियन मुल्क हो या बैरून ममालिक में सीएए के को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है नरेंद्र मोदी हुकूमत पर। तो क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि इस हुकूमत ने हमारे मुल्क को, जन्नत निशान हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया है? हिंदुस्तान का नाम बिल्कुल यकीनन बदनाम हुआ है। आप देखिए, ट्रैवल एडवाइजरी इशू होना ही एक बहुत बड़ी रिमार्क है जी, बुरी बात है ये हिंदुस्तान के ऊपर, कि कई लोग को ये बताया जा रहा है कि आप हिंदुस्तान फिल वक्त हिंदुस्तान मत जाइए। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक ऑनलाइन कोई एक सर्वे आया था, उसमें ये था कि 10 डेंजरस मुकामात में 5वें नंबर पे हिंदुस्तान का शुमार है। जी जी कि आप फिल वक्त हिंदुस्तान मत जाइए। हिंदुस्तान में दिल्ली का नाम लिखा हुआ था जी जी कि आप वहाँ पे मत जाइए, कभी भी कुछ भी हो सकता। जी जी तो चुनाचे ये ट्रैवल एडवाइजरी के बाद 2 लाख बैरूनी सयाह जो हिंदुस्तान आना चाह रहे थे, जी जी वो अपना सफ़र का प्लान मनसूख कर दिया है। अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर, चलते हैं वहाँ पर। आपने देखा कि इंतहा पसंदी को कुचलने के नाम पर जो कुछ भी हुआ है दुनिया ने देखा है, हम हिंदुस्तानियों ने देखा है। लेकिन आजकल वहाँ देविंदर सिंह के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, जिसे गिरफ्तार किया गया है हिजबुल मुजाहिदीन के इंतहा पसंदों के साथ। तो क्या आप समझते हैं कि एक तरफ पार्लियामेंट में भी दहशतगर्द दाखिल हो रहे हैं रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से, और इधर अगर आप कश्मीर में देखेंगे तो सरकारी ओहदेदार दहशतगर्दों को दिल्ली तक पहुंचा रहा है? आखिर है क्या ये? देखिए, सरकारी ओहदेदार हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों को 12 लाख रुपए लेके पहुंचा रहा है। जी जी ऐसे हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को, जिसके सर पे 20 लाख रुपए का इनाम है, अगर वही उसको गिरफ्तार कर लेता तो 20 लाख रुपए तो मिल जाते थे जी। तो मैं नहीं समझता कि ये 12 लाख रुपए की बात हजम होने वाली है, बल्कि मैं ये समझूंगा कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। जी जी कि दिल्ली में इलेक्शन है, जी हाँ, एनआरसी की पूरे हिंदुस्तान में गड़बड़ मची हुई है। जी जी ऐसे में अगर हिजबुल मुजाहिदीन को के कमांडर्स को लेके अगर कोई आला ऑफिसर, डीएसपी रैंक का ऑफिसर जी हाँ जी अगर दिल्ली दाखिल होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये हो सकता कि एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा हो सकता कि आप जिस तरह पार्लियामेंट देख, मैं अभी जो बात बोला ना कि अटेंशन डाइवर्जन गैंग की तरह ये लोग काम कर रहे यानी हैं, तवज्जो हटा के काम करेंगे। हाँ, तवज्जो एक मसले से दूसरे मसले में यहाँ हमें एंगेज करके दूसरा काम कर दे रहे हैं। जी 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 तो इसी में देवेंद्र सिंह का भी जो मामला है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता कि डाइवर्जन अब पूरे हिंदुस्तान की, बल्कि 135 करोड़ की आबादी, अगर हम बात 1,35,000 करोड़ की आबादी अगर सब यही बात कर रही है, एनआरसी एनपीआर सीए के ताल्लुक से बात कर रही, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको डाइवर्ट करने के लिए, ये चाहे पुलवामा जैसे वाक़यात अगर होते हैं या एलओसी के अतराफ जाके अटैक करने की बात आती है, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी एक साजिश का एक हिस्सा। आपको बता दें कि जब हम अपना प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचाते हैं तो ज़रूर न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान का एक मैसेज लेते हैं, क्योंकि एनआरसी एनपीआर और शहरी तरमीमी क़ानून का मसला बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया है। तो हम चाहेंगे कि आमिर अली खान साहब इसी सिलसिले में अवाम को एक मैसेज दें, हमारे नाज़रीन को एक मैसेज दें। जी, जहाँ तक एनआरसी एनपीआर और सीएए का मामला है, तीनों अलग अलग हैं लेकिन एक ही फैमिली के हैं, समझिए आप अरकान। तो मैं समझता हूँ कि इसमें यह है कि जिस तरह फ्लैश प्रोटेस्ट हो रहे हैं हैदराबाद में, मैं समझता हूँ कि अगर हम यही चीज़ चलती रही, हैदराबाद को देख के हो सकता कि ये बम्बई में हो सकता कि केरला में हो, केरला में तो हो रहा है। साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो मद्रास में भी या चेन्नई में भी तमिलियंस को भी लेके ये बात आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरी अंदाज में, इसलिए कि भैंसा में जो वाक़यात हुए हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हैं। कई तकलीफ़देह बात है कि मुसलमानों के घरों पे हमला होता है और हमले में हो सकता कि टीआरएस और एमआईएम के ऊपर बीजेपी उंगली उठा रही है और ये दोनों मिलकर बीजेपी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस मसले को, एनआरसी को
ये मुहिम को या जो हुकूमत को जो दर्द सर के तरह दिख रहा है उसको दबाने की एक कोशिश के तौर, साजिश के तौर पे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की एक कोशिश हो रही है। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में हर एक को हक़ है। जिस तरह चंद्रशेखर आज़ाद जो दलित लीडर है उन्होंने कहा कि ये फिल वक्त हुकूमत डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे गामजन है, तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह हम सब्र के साथ साथ बजाय इसके कि हम कोई वायलेंस को हवा दें, मैं समझता हूँ कि मिल के दलित SC ST को ख़ास तौर पे अगर हम हमारे साथ रख के काम करेंगे तो ये मसले पे हुकूमत को जो परेशानी हो रही है, मैं समझता हूँ कि इसका मसला भी इसी में है कि हम एहतजाज को जारी रखें और हर मसले पे, हर मामले में मैं समझता हूँ कि मुसलमान अपना दीनी फरीज़ा भी अदा करते हुए दलित भाइयों के साथ क़दम ब क़दम मिला के चलें। उनकी तकलीफ़ में हम शामिल हों, हमारी तकलीफ़ में कल के दिन वो भी शामिल हो सकते हैं। तो ये मसला बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को बरकरार रखते हुए साथ साथ अगर हम चलें तो ये मसला हर गरीब मज़लूम हिंदुस्तानी का मसला है, कोई मुसलमान का मसला नहीं है। NRC या NPR, मैं समझता हूँ कि ये हर हिंदुस्तानी का मसला है, गरीब मज़लूम हिंदुस्तानी का। तो मैं समझता हूँ कि इसको रोकने के लिए हमें साथ क़दम ब क़दम मिला के चलना है। जी, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस तरह न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान ने कहा है कि हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है, इत्तेहाद का मुजाहरा करना है और ख़ास तौर पर जो हमारे दलित भाई हैं और जो कबायली भाई हैं उन्हें साथ लेकर चलें, तो इस तहरीक में एक बहुत गैर मामूली जान पड़ सकती है और जो दुश्मन है जमहूरियत के उन्हें एक सबक सिखाया जा सकता है। बहुत ही प्यारा मैसेज है। इसी मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम फ़िक्र नज़र इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया।